इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आंसर लिखेंगे। इटली जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया देश बन रहा था। क्या बन रहा था? ऑस्ट्रिया देश बन रहा था। यह देश दोनों देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। क्या करता था? हस्तक्षेप। जैसे आप भी कोई करते होंगे तो आपके भी पीछे कोई विरोध होगा, आप उसका कुछ भी करेंगे तो आपका विरोध करेंगे। तथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कुचलने में जनता को सहयोग करता था। क्या करता था? जब आंदोलन को क्या करते? कुचलने में आंदोलन को क्या करता था? वो विरोध करता था। अतः जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक के रूप में ऑस्ट्रिया को योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त दल था जो राष्ट्रवादियों के द्वारा इटली में गठन किया गया था। क्या किया गया था? इटली में गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छापा मार के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र का स्थापना करना था। तो राजतंत्र को समाप्त कर, छापा मार नष्ट कर और गणतंत्र का स्थापना करना था। जो सिर्फ मैजनी इस दल के प्रमुख नेता थे। जो कार्बोनरी का प्रमुख नेता कौन थे? मैजनी। कौन थे? मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 32। क्वेश्चन नंबर 42। रक्त एवं लौह नीति की क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति को सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। क्या करना था? सैन्य सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और पढ़ेंगे 43। इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? आंसर लिखेंगे। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। योग्य सेनापति था। क्या था? योग्य सेनापति था। वह इटली में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया करता था। क्या करता था? प्रसार किया करता था। तथा यंग इटली नामक और यंग यूरोप नामक दो संस्था का नाम स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा कि यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संस्था किसने चलाया था? तो इटली के एकीकरण में कौन चलाया? मैजनी चलाया था। अरे बाप। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यूरोप नामक दो संस्था स्थापना किया जिससे उद्देश्य इटली का एकीकरण करना था। इटली का एकीकरण करना था। अतः इटली के एकीकरण में जोसेफ भेजने का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन 44। गैरीबाल्डी कार्यों को चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो आंसर लिखेंगे। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किया नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में किस नामक नगर में हुआ था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। क्या था? गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था तथा मैजनी के विचारों का समर्थक था। इटली में उस समय बुर्बो वंश का शासन काल था और इस राजवंश आम जनता काफ़ी परेशान हो गए थे। इटली में सभी जनता गैरीबाल्डी के विचारों का समर्थक हो गए थे। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण करने में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन पढ़ने 45। 1848 से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे। क्वेश्चन आया आप समझ गए होंगे।
1848 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आप लिख सकते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का एक शासक था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप एक शासक था। वह एक उदारवादी शासक था। कौन था? उदारवादी कहने का मतलब है कि वो अपने मन को ज़्यादा मानता है, दूसरे जनता का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं देना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णीय मध्यवर्गीय वर्ग नीति का अवलंबन किया था तथा सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। किसको? गीजो को 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। गीजो कट्टरवादी नेता था। गीजो क्या था? कट्टरवादी नेता था। लुई फिलिप केवल पूंजीवादी वर्गों को अपने साथ रखना चाहता था। मतलब हुआ कि जब अमीर है तो अमीर को ही रखें, गरीब का कोई वैल्यू नहीं देता था। वो बहुत उदारवादी नेता थे। लुई फिलिप के शासनकाल में फ्रांस में भूखमरी कहने का मतलब है कि खाने का लानत पड़ गया तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गया अतः फ्रांस में लुई फिलिप के प्रति जनता में असंतोष था, जिसके के कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले 46। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? आंसर लिखेंगे। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के परिवार की बस्ती के लिए किया गया था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म और जाति समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। मतलब समझ गए? घेटो शब्द व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों के यहूदी परिवार के लिए क्या करता था, लेकिन आज के टाइम में यह एक धर्म जाति समान पहचान लोगों का एक साथ रहने का स्थान बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। 47। जलबरैन संघ क्या था? जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था। जलबरैन व्यापारी का एक संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने के लिए आर्थिक सहयोग करता था। क्या था? वो जैसे समझ जाए कि जलबरैन क्या था? एक व्यापारी संगठन था जो छोटे छोटे व्यापारियों को व्यापार करने का एक आर्थिक सहयोग दिया करता था। इस संघ का स्थापना सन 1834 ईस्वी में व्यापारियों वर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1834 ईस्वी में व्यापारियों संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 48। इटली के एकीकरण में काउंट काबर के योगदान को लिखें। आंसर लिखेंगे। काउंट काबर एक सफल कूटनीतिक तथा राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली के एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए चार्ल्स ने फ्रांस के साथ मित्रता बना लिया तथा क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबर फ्रांस तथा साथ दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था। युद्ध होना चाहिए यहाँ पर, युद्ध कर दे में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ तथा इस युद्ध के बाद पीरमाउंट सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में कानूनी रहेगा। अतः इटली के परिणाम एकीकरण करने में काउंट काबर का विशेष योगदान था। क्वेश्चन 49। मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक युग क्या था? आंसर लिखेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक काल में मेटरनिक का युग कहा जाता है। 1815 से लेकर के 1848 तक के ईस्वी को मेटरनिक युग कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में लंबे समय तक मेटरनिक युग का शासनकाल रहा, जिसने नेपोलियन के द्वारा स्थापित पुरातन व्यवस्था को समाप्त किया तथा ऑस्ट्रिया में गणतंत्र का स्थापना कराया, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। मतलब एकता, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र मतलब किसी भी समाज भौगोलिक क्षेत्र में लेकिन सबको एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51।
जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण के करने में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया बन रहा था तथा यह देश जर्मनी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया करता था तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में। आप ये वीडियो आपको पिछले वीडियो में मिला होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू बेट्स फॉर किया जाता है। तो बताइए किन किन प्रकार का फसलें उगाई जाती हैं? तो सुनेंगे आप लोग। ए में रबी फसल, यानी रबी फसल जो है यह फसल जाड़े के दिन में पाई जाती है। यानी यह फसल जो है रबी फसल जो है ना जाड़े के दिन में पाई जाती है तथा इसका मुख्य फसल गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। क्या क्या रबी फसल क्या क्या है जी? गेहूं, चना, मसूर तथा आलसी। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको पूछ देगा गेहूं कौन सा फसल है, तो रबी फसल। चना कौन सा फसल है जी? तो रबी फसल। मसूर तथा आलसी क्या है जी? रबी फसल ही होता है। ठीक है, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका कि खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? यह फसल बरसात के दिनों में यानी बोई जाती है। यानी खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं? तो यह फसल बरसात के दिनों में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का तथा कपास इत्यादि। ये सारे जो है ना खरीफ फसल है। धान, मक्का तथा कपास जो है ना ये खरीफ फसल ही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। जायद फसल क्या है? जायद फसल कम समय के लिए गर्मी के दिनों में बोई जाती है, जैसे खीरा, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि। ये सारे जो है जायद फसल है। जायद फसल, ठीक है। खीरा कौन सा फसल है? जायद फसल। खरबूजा क्या है? जायद फसल। ककड़ी क्या है जी? जायद फसल है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। यानी चाय के उत्पादन एवं वितरण के बारे में लिखें। तो चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। यानी चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, जबकि 200 cm से यानी 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। यानी इसका कहना है कि जबकि 200 cm से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। चाय एक पेय पदार्थ है। चाय जो है ना एक पेय पदार्थ है। इसका सर्वप्रथम उत्पादन 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। इसका जो चाय का उत्पादन जो किया गया था सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी बताइएगा चाय का उत्पादन जो किया जाता है वो किन किन देशों में किया जाता है? बताइए। आपको असम कह देगा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में चाय का जो है ये सारे को क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन किया जाता है। ये सारे क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे क्या कह रहा है जी। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति जिस पद्धति के माध्यम से कम भूमि में सिंचाई यानी उर्वरक अत्याधुनिक
मशीन तथा उत्तम बीज, यानी उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यानी उत्तम बीज के द्वारा फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी अधिक उत्पादन किया जाता है, इस विधि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एवं स्वामीनाथन के द्वारा सन 1970 ईस्वी के दशक में इसका शुरुआत हुआ। यानी हरित क्रांति का जो हुआ ना दशक स्वामीनाथन के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1970 के दशक में शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। जिसका फसलें बढ़ावा देना है। चलिए तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है जी कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखना भी जरूरी है इसे, ठीक है। तो यह कृषि पद्धति को अपनाया जाता है जहां भूमि पर जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है। जहां जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है, इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। कौशल का भी इसमें क्या किया जाता है? भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरक बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधी अनेक ज्ञान का इनमें उपयोग किया जाता है। इनमें क्या किया जाता है जी? उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गहन जीविका कृषि से आप क्या अभिप्राय है, यानी क्या समझते हैं, बताइए। तो यह एक प्रकार की श्रम गहन खेती होती है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी गहन जीविका कृषि से आप जो समझते हैं, गहन खेती होती जो है जिसमें अधिक उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है जी कि चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है, क्यों? चाय की खेती असम में ज़्यादा होती है क्यों? तो बताइएगा। असम की पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा उपलब्ध होती है। ढलवां भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है। झाड़ियों की जड़ में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे ना। ढालों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा की उपलब्धता होती है। जहां ढलावा की भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियाँ की जरूरतों में जम नहीं पाता है। साथ ही पूर्वी राज्य से यहाँ सस्ता एवं पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हैं। यही कारण है कि असम में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के भौगोलिक दशाओं के बारे में लिखें। यानी गेहूं के भौगोलिक दिशाओं के बारे में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा। आप
आंसर आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड के सामने। यह जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। ये जो है ना, जाड़े ऋतु में उगाया जाता है। पक्के समय में इसे खिली धूप की आवश्यकता होती है तथा आगे के लिए समान रूप में विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए कौन सा मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है एवं सिंचाई की सहायता से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जी, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताएंगे और याद करवा देंगे, मन में याद करवा देंगे मेरे भाई। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। तो व्यापारिक कृषि फसल व्यापार के लिए उपजाया जाता है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। रोपण के सभी व्यापारिक कृषि है, जैसे चाय, गन्ना, केला इत्यादि, ये सारे जो है, ठीक है ना, व्यापारिक है। ठीक है, आप देख सुनिए। आप कहता है निर्वाह कृषि। किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। परंपरागत कृषि ही खेती के अलावा भी काफी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी उपज कम होती है। जमीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की काफी कम होती है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो बिहार में धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। यहाँ तीन उपजे जो है भदई, अगहनी तथा गर्मा होती है। यह राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है और बिहार की मैदानी भाग अधिक उपयुक्त, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं अधिक श्रमिक चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन कि भारत कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादक के कई कारण हैं, जिनमें ध्यान दीजिएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है तो ध्यान दीजिएगा कारण पे कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता